मेरा टॉपिक हमारा बोरिक एसिड सही। और एप्टीट्यूड प्रॉब्लम की से अगर बात करें तो दोनों की एनकैटोस और ईकैटोस दोनों के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। बोरिक एसिड से काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। जितने पॉइंट्स हैं जहाँ से एमसीक्यू बन सकता है वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर मेंशन किया, बता दो कि ये टॉपिक है क्या और साथ में एमसीक्यू लेकर से कैसे करना है। सबसे पहला एमसीक्यू और सबसे पहली चीज़ आपको ये पता होना चाहिए कि बोरिक एसिड किन दो चीज़ों से बनाया जाता है। बोरिक एसिड बनाने के लिए सबसे पहले जो चीज़ इस्तेमाल की जाती है उसका नाम है बोरेक्स, और दूसरी चीज़ जिसको हम कहते हैं बोरॉन नाइट्राइड। बोरेक्स से बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? बोरेक्स से बनाने के लिए पहले हमें सॉल्यूशन बनाना होगा बोरेक्स। फॉर्मूला होता है बोरेक्स का Na2B4O7.10H2, मतलब Na2B4O7 डेकाहाइड्रेट। लेकिन चूंकि जब उसको पानी में मिलाया जाएगा उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर लॉस हो जाएगा, तो उसकी जो वाटर ऑफ हाइड्रेशन है वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। इसीलिए यहाँ पर आपको Na2B4O7 के साथ .10H2 लिखा हुआ नजर नहीं आता। तो हॉट सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स में जब आप सल्फ्यूरिक एसिड शामिल करते हैं तो एज अ रिजल्ट वहां पर आपको बोरिक एसिड फॉर्म होकर मिल जाता है। तो पहला एमसीक्यू, बोरिक एसिड बनाने के लिए किनको इस्तेमाल करेंगे? नंबर 1 बोरेक्स, नंबर 2 बोरॉन नाइट्राइड। बोरिक एसिड बनाने के लिए कैसा सॉल्यूशन लेना है बोरेक्स का? हॉट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन, हॉट एक्वस सॉल्यूशन या डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन। तो बताओ यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? नहीं, हॉट सॉल्यूशन। मैंने बोला सॉल्यूशन का मतलब सॉल्वेंट कुछ भी हो सकता है। हॉट एक्वस सॉल्यूशन का मतलब यह है कि लाजमी तौर पर सॉल्वेंट है वाटर और कंडीशन है हॉट। सो दिस इज द बेस्ट राइट ऑप्शन इन द गिवन ऑप्शन। बोरॉन नाइट्राइड का फार्मूला क्या होता है? Bn। बोरॉन नाइट्राइड में नाइट्रोजन पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? -3। सही है। बोरॉन नाइट्राइड में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बेटा? -3। बोरॉन नाइट्राइड को जब हम वाटर के साथ मिक्स अप करते हैं तो एज अ रिजल्ट वहां पर हमारे पास बोरिक एसिड फॉर्म हो जाएगी और एक इंपॉर्टेंट गैस प्रोड्यूस होगी यहां से, जिस गैस का नाम क्या है बेटा? अमोनिया गैस। So they can ask you in MCQs which gas released when the boron nitride just dissolved in water। जब बोरॉन नाइट्राइड को पानी में डिसॉल्व करेंगे तो जो गैस प्रोड्यूस होगी उस गैस का नाम बता दें, दैट इज एक्चुअली द अमोनिया गैस। सही है। पास्ट पेपर में देखा गया है कि बाकायदा तौर पर प्रॉपर्टीज इसकी मेंशन होती है और उसमें लोग गलती करते हैं। तो आपको चंद ही सी प्रॉपर्टीज और जो प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ मेंशन कर दी है, टेक्सचर के लिहाज से ये होता है सॉफ्ट, टच करने के लिहाज से ये होता है सिल्की, क्रिस्टल के कलर के लिहाज से ये होता है वाइट, और फील आउट इसका होता है ग्रीसी। सो दिस इज सॉफ्ट, दिस इज सिल्की, दिस इज वाइट crystals and they are greasy in feel। इसका रीजन मौजूद है आपके कोर्स में, तो मैंने आपको बताया हुआ है कि रीजनाइज बेस्ड एमसीक्यूज या जस्टिफिकेशन बेस्ड एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। तो हो सकता है आपको ये कह दे कि why the boric acid is greasy in feel। उसका ऑप्शन मैं आपको दे दें, because it is soft, it is silky, it is white crystal। तो ये तो वो वाली बात हो गई कि सारे पॉइंट्स आपने याद कर लिए, लेकिन आपको ये नहीं पता रहा कि इसका कौन सा पॉइंट है, किस वजह से कौन सा पॉइंट है। तो पॉइंट सिर्फ नहीं याद कर रहे होते, ये भी याद रखना होता है कि कौन सा पॉइंट किसके लिए। तो इट इज ग्रीसी इन फील ड्यू टू द ग्लाइडिंग ऑफ शीट्स ओवर वन अनदर। माइक्रोस्कोपिकली तौर पर अगर हम देखें, जो कि अभी हम आगे पढ़ेंगे भी, तो बोरिक एसिड लेयर्स की शक्ल में पाया जाता है और जब हम हाथ से उसको रगड़ते हैं तो उसकी एक माइक्रोस्कोपिक शीट दूसरी माइक्रोस्कोपिक शीट के ऊपर क्या करती है? रगड़ खाती है, ग्लाइड करती है। ग्लाइडिंग जॉइंट्स पढ़े होंगे आपने, मेडिकल के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। तो ग्लाइड का मतलब एक दूसरे के ऊपर स्लिप हो जाने एक तरीके से, जैसे बच्चे ना चीज का उसके ऊपर जो झूला होता है ऊपर से लेके नीचे स्लाइड करते हैं, दिस इज
ग्लाइडिंग, तो एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर ग्लाइड करती है, इसीलिए ये कैसा होता है बेटा, ग्लिसरीन फील होता है। सॉलिबिलिटी का एमसीक्यू मुख्तलिफ चीजों के लिए पूछते हैं, तो दो कंडीशन आपके बुक में मेंशन है, पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन, दोनों ही एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, या जस्टिफिकेशन भी एमसीक्यू यहां से बन सकता है। कोल्ड वाटर के अंदर सॉलिबिलिटी कैसी है, स्पाइरली सॉल्युबल है, मतलब पूरी तरह से हल नहीं होगा। हॉट वाटर के अंदर सॉलिबिलिटी कैसी है, हॉट वाटर के अंदर इट इज रेडिली सॉल्युबल, तेजी से हल हो जाएगा, पूरे का पूरा हल हो जाएगा। उसके बाद एसिडिक प्रॉपर्टी के लिहाज से हर साल ही एसिड और बेस के चैप्टर से चीजें पूछी जाती हैं, लेकिन चूंकि यू ऑल आर एप्टीट्यूड, सही है, तो आपको पूरी किताब में लिखे गए हर एसिड के बारे में पता होना चाहिए कि वो एसिड स्ट्रॉन्ग है या वीक है, मोनोबेसिक, डायबेसिक या ट्राइबेसिक। तो दो पॉइंट्स आपको याद रहने चाहिए जो कि पास्ट वाले बाकायदा तौर पर एमसीक्यू बन भी चुका है और इन फ्यूचर भी बनेगा, क्योंकि यहाँ से कंपलसरी चीजें जो कि पैटर्न के मुताबिक आता ही रहता है एमसीक्यू। So it is strong or weak acid, it is very weak acid. ये strong acid नहीं है, ये कौन सा acid है बेटा, very weak acid। अब अगर हम बात करें एसिडिक कैरेक्टर के लिहाज से, तो ये मोनोबेसिक एसिड, डायबेसिक और ट्राइबेसिक एसिड, तो मोनोबेसिक एसिड। अब बच्चे क्या गलती करते हैं, जैसे कि उनको नजर आता है HCl में एक हाइड्रोजन तो मोनोबेसिक एसिड, H2SO4 में दो हाइड्रोजन तो डायबेसिक एसिड, H3PO3 के अंदर, H3PO4 के अंदर और H3BO3 के अंदर, this is phosphoric acid, this is phosphorus acid, this is boric acid। इन तीनों की अगर हम बात करें तो बेटा H3PO3 दिखने में तीन हाइड्रोजन अपने पास रख रहा है, लेकिन ये डायबेसिक एसिड है। H3PO4 तीन हाइड्रोजन रख रहा है और ये ट्राइबेसिक एसिड है। और H3PO3 के देखने में तीन हाइड्रोजन रख रहा है, लेकिन ये क्या है बेटा आपके पास मोनोबेसिक एसिड। H3PO3 लुईस के कॉन्सेप्ट का अकॉर्डिंग H प्लस आयन को लॉस करते हैं, इसीलिए ये एसिड है। और दूसरा था ब्रॉन्सन एंड डोरी कॉन्सेप्ट। ब्रॉन्सन एंड डोरी का कॉन्सेप्ट ये है वो सब्सटेंस जो H प्लस आयन लोकेट कर दे वो एसिड है, सही है, लेकिन वो सब्सटेंस जो OH माइनस आयन को एक्सेप्ट कर ले वो भी एसिड ही कहलाता है। लुईस के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग H प्लस आयन देने वाला एसिड है, ब्रॉन्सन एंड डोरी के अकॉर्डिंग OH माइनस आयन एक्सेप्ट करने वाला क्या है, एसिड है, और OH माइनस आयन लॉस करने वाला क्या होता है, बेस। तो H3PO3 मोनोबेसिक एसिड किस लिहाज से है, H3PO3 is not the proton donor, it is actually the OH minus ion acceptor। और जितना कोई एसिड OH माइनस आयन एक्सेप्ट करेगा उसकी बेसिसिटी हम वहीं से निकालेंगे। तो चूंकि H3PO3 एक OH माइनस आयन को एक्सेप्ट करता है, देखो लुईस के अकॉर्डिंग इट इज नॉट एन एसिड, बिकॉज़ लुईस के अकॉर्डिंग इट इज H प्लस आयन मस्ट बी डोनर, लेकिन H प्लस आयन डोनेट ही नहीं करता, इसलिए एसिड नहीं है। लेकिन ब्रॉन्सन एंड डोरी के अकॉर्डिंग वो कहता है कि OH माइनस आयन जो एक्सेप्ट कर ले वो एसिड होता है। तो चूंकि H3PO3 एक OH माइनस आयन एक्सेप्ट करता है, दैट इज व्हाई इट इज अ मोनोबेसिक एसिड, इट इज अ वीक मोनोबेसिक एसिड, ठीक है। और इस लिहाज से बिकॉज़ इट इज द एक्सेप्टर ऑफ OH माइनस आयन एंड डज नॉट लॉस द प्रोटॉन। हो सकता है आपसे एमसीक्यू में ये पूछने अकॉर्डिंग टू व्हिच एसिड बेस थ्योरी इट इज एन एसिड और अ बेस, तो लुईस के अकॉर्डिंग इट इज नॉट एन एसिड, ठीक है। अच्छा अब देखिए बेटा यहाँ पर BOH3 जब वाटर से रिएक्ट करेगा तो वाटर का OH माइनस साइन इसने एक्सेप्ट करके BOH4 और अपने ऊपर चार्ज नेगेटिव ले आया है और H प्लस आयन। अगेन स्टूडेंट को यहाँ कंफ्यूजन होती है कि सर इधर तो H प्लस आयन प्रोड्यूस हो रहा है, बेटा ये H प्लस आयन वाटर का है, ये बोरिक एसिड का नहीं। वो सब्सटेंस जो अपने पास से H प्लस आयन देता है वो एसिड होता है, तो ये वाटर लॉस कर रहा है, ठीक है। ये आपके पास जो है ना BOH3 से H प्लस आयन लॉस नहीं हो रहा, अलबत्ता वाटर का OH माइनस आयन इसने एक्सेप्ट कर लिया, इसलिए ये क्या हो गया BOH4 नेगेटिव। अब उसके बाद प्रैक्टिकली तौर पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका जो कि एमसीक्यू के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है, इसका जो एक्वस सॉल्यूशन है। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब BOH3 को जब आप पानी में डालेंगे तो इट इज माइल्ड एंटीसेप्टिक, सही है। ये कैसा है बेटा, एंटीसेप्टिक के तौर पर एक्ट करेगा और
इसे हम आई वॉश के अंदर इस्तेमाल करते हैं, आई हाइजीन। सही है, आई हाइजीन जो आपके पास सोडियम फ्यूरिक एसिड और बेबी शैम्पू लोशन जो आपके पास होता है उसको हम मिलाते हैं इसके साथ बोरिक एसिड के साथ और एम्प्लॉय करते हैं एज एन आई वॉश के तौर पर। तो आई वॉश के अंदर एंटीसेप्टिक के तौर पर एक्ट करने वाला जो सब्सटेंस है जिसको हम मिलाते हैं, शामिल करते हैं आई हाइजीनिक सब्सटेंसेस के अंदर, वो बोरिक एसिड होता है। फेस वॉश के अंदर एंटीसेप्टिक सब्सटेंसेस के तौर पर जो इस्तेमाल किया जाने वाला एसिड है वो बोरिक एसिड है। मुख्तलिफ फेस वॉशेस के बाद आपको लिखा हुआ मिलता है। उसके बाद हीटिंग एक्शन, ये बहुत ज़्यादा अहम पॉइंट है, बहुत ज़्यादा अहम पॉइंट है एमसीक्यू पर्पस के लिए। चाहे आप एनडी का पेपर देने जाएं या फिर आप एमकैट का पेपर देने जाएं, पहले जब ये समझ लो कि एमकैट का पेपर होता था और जब उसका पेपर होता था पीएमसी का, तो पीएमसी में टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं था, मतलब एमकैट के अंदर ये बोरिक एसिड देखने में है सिर्फ 4-5 पैराग्राफ का टॉपिक, लेकिन बहुत अहम है। सबसे ज़्यादा अहम इसका ये हीटिंग एक्शन है और इसके यूजेस हैं। बोरिक एसिड को अबाउट 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करने से जो पहला सब्सटेंस बनता है उसका नाम क्या है? दैट इज मेटाबोरिक एसिड। दिस इज एन एमसीक्यू। फार्मूला क्या होता है मेटाबोरिक एसिड का? द फार्मूला ऑफ मेटाबोरिक एसिड इज HDO2। दिस इज एन एमसीक्यू। 4 मेटाबोरिक एसिड को अगर हम हीट कर दें अबाउट 140 डिग्री सेल्सियस, हमारे पास क्या बन जाएगा? अबाउट 140 डिग्री सेल्सियस पर जब बोरिक एसिड को मेटाबोरिक एसिड को आप हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा बेटा आपके पास? पायरोबोरिक एसिड। सही है। आपके पास पूछते हैं कि ऑक्सी एसिड ऑफ बोरॉन, क्या कहा मैंने बेटा? ऑक्सी एसिड ऑफ बोरॉन के बारे में बताएं। मतलब एक ऐसा एसिड जिसमें बोरॉन मौजूद हो और ऑक्सीजन मौजूद हो। तो पहला ऑक्सी एसिड ऑफ बोरॉन पायरोबोरिक एसिड, दूसरा ऑक्सी एसिड ऑफ बोरॉन मेटाबोरिक एसिड, और तीसरा एसिड ऑक्सी एसिड ऑफ बोरॉन दैट इज द बोरिक एसिड। तो बोरिक एसिड, मेटाबोरिक एसिड एंड पायरोबोरिक एसिड, दीस आर द 3 ऑक्सी एसिड्स ऑफ बोरॉन। ठीक है। लास्ट है आपके पास, जब हम पायरोबोरिक एसिड को अबव 200 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 240 से भी ज्यादा जब हीट करते हैं तो फाइनली आपके पास जो सब्सटेंस बनता है, ये मैंने इधर गलती कर दी है, बोरिक एसिड लिख दिया है, क्या बनेगा बताओ? इसको क्या बोलते हैं? बोरिक ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? बोरिक ऑक्साइड। ठीक है। अब यहां से बेटा थोड़ा सा घुमा कर आकर भी एमसीक्यूज पूछते हैं, कैसे देखिएगा मेरी बात यहां सुनिएगा। H3PO3 क्या कहा हमने? दिस इज द बोरिक एसिड। डायरेक्टली आपको ये कहते हैं कि बोरिक एसिड को अबाउट 240 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट किया, क्या बनेगा? अब ऐसा तो कोई रिएक्शन आपके बुक में है ही, अलबत्ता बच्चे ये गलती करते हैं कि उनको सुनाई ये नहीं देता कि पूछ क्या है, उनको बस 240 का हिस्सा याद रहता है तो वो डायरेक्टली कह देते हैं कि मैं बोरिक ऑक्साइड बनेगा। उसने क्या बोला है? बोरिक एसिड को। उसने ये नहीं बोला कि पायरोबोरिक एसिड, उसने कहा बोरिक एसिड को अबाउट, अबाउट का मतलब है तकरीबन, मुकम्मल। तो पहले 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो बोरिक एसिड कंटेनर में इसमें तब्दील हो चुका हूं, फिर और 140 दोगे तो ये बन चुका होगा। तो डायरेक्टली अगर मैं इसको 100 और 140 कितना हो गया? 240। डायरेक्टली 240 डिग्री सेंटीग्रेड दे दो तो बोरिक एसिड किसमें तब्दील होगा? पायरोबोरिक एसिड। तो इसका आंसर क्या होगा? नॉट अ मेटाबोरिक एसिड, नॉट अ बोरिक ऑक्साइड, बल्कि क्या ऑप्शन होगा? पायरोबोरिक एसिड। तो बोरिक एसिड को अबाउट 240 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करने से डायरेक्टली क्या बन जाएगा बेटा? डायरेक्टली बन जाएगा पायरोबोरिक एसिड। ठीक है। उसके बाद लास्ट है आपके पास जो पॉइंट और काफी अहम चीज है, इधर से एमसीक्यूज के लिए ऐसे चीजें अहम है, आपके पास पता होना चाहिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन DOH3। एक DOH3 के अंदर और उसके आसपास पड़े हुए B2H3 के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और वो कौन सी अट्रैक्शन है बेटा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन एन अनसिमेट्रिकल मैनर। सिमेट्रिकली तौर पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई हुई BOH3 के मॉलिक्यूल्स के दरमियान अनसिमेट्रिक हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद है। और यही हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद होने की वजह से BOH3 के मॉलिक्यूल्स आपस में भी लिंक कर जाते हैं और ऊपर वाली लेयर नीचे वाली लेयर के साथ लिंक कर जाती है, और ये इस तरीके से अरेंज होते हैं
इन दो लेयरिंग के दरमियान जो डिस्टेंस बनता है दैट इज कॉल्ड इंटर लेयर्ड डिस्टेंस या इंटर लेयरिंग डिस्टेंस। उसकी वैल्यू कितनी होती है? इंटर लेयरिंग डिस्टेंस होता है बेटा 3.18 एंगस्ट्रॉम। सही है, ये पॉइंट याद रखिएगा कि इंटर लेयर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जो सेपरेशन रहती है दो लेयर्स के दरमियान, वो सेपरेशन कितनी होती है भाई? 3.18 एंगस्ट्रॉम अपार्ट विद ईच अदर। सही है। So this is overall about the topic uric acid that we have been covered। सही है। और इसमें से जितने एमसीक्यूज आ सकते थे या आए हुए हैं पास्ट के अंदर दैट वी हैव ऑलरेडी बीन डिस्कस, तो इन चीजों को मेंशन कर लीजिए ताकि आपके इधर से आने वाले एमसीक्यूज अब मजीद गलत ना हो सके।